बीजेपी ने जिस तरीके से अब जीत हासिल की है और अब आगे की प्रक्रिया किस तरीके से जारी है, विधायक दल की बैठक होगी, उसको लेकर शपथ ग्रहण समारोह को लोगों में बड़ा कौतूहल है। अब अपने दर्शकों को पल पल का अपडेट देंगे और आज हमने कुछ खास मेहमान बुलाए हैं जिनसे जीत के मायने और किस तरीके से क्या कुछ कितनी दूरदर्शिता देखी जा सकती है, तमाम सारी चीजों का जिक्र करेंगे, कुछ सवालों के जवाब लेंगे। बिना कुछ देर के हुए अपने दर्शकों को आए हुए मेहमानों से पहले तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता समीर सिंह जी जुड़े हैं। समीर जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत करना चाहूंगा। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। हेमंत जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और रजनीकांत मिश्रा जी आरएलडी से हैं हमारे साथ। जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं, सबसे पहले मैं समीर सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। समीर जी, सबसे पहले एक बार जीत के लिए फिर बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जीत तो है ही, साथ में साथ अब चुनौतियां भी बहुत सारी हो गई हैं, क्यों समीर जी? निश्चित रूप से आपको भी बहुत सारी शुभकामना, भारत समाचार को भी बहुत शुभकामना कि भारत समाचार ने बहुत मुस्तैदी से और बहुत अच्छे प्रकार से पूरे चुनाव के चीजों को जनता तक पहुंचाने में हमारी मदद किया आपने, और लोकतंत्र मजबूत हो इसके लिए भी आपने एक सशक्त भूमिका निभाई है। बिल्कुल समीर जी, हमारी भी कोशिश यही रहती है कि पूरी तरीके से जो खबर है उसको निष्पक्ष तरीके से दिखाएं और जो जिसका काम है वो उस तक पहुंचे। समीर जी, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जो बीच आप लोगों ने काम किया, काम दिखा भी और जनता ने उस काम पर मोहर भी लगा दी, लेकिन जब एग्जिट पोल अगर आए थे तो उससे उस बीच थोड़ी सी निराशा हुई थी, कुछ उम्मीदें कुछ ऐसी कुछ घटी थी क्या? नहीं, देखिए नीरज जी, एग्जिट पोल और प्री पोल दोनों आकलन होता है और आकलन के आधार पर ही हम काम करते हैं। हर व्यक्ति कोई ना कोई, हर राजनीतिक दल आकलन करता है, हर संस्थाएं आकलन करती है और आकलन के आधार पर आदमी आगे बढ़ता है। कभी सफलता 100% मिलती है, कभी सफलताओं में थोड़ी कमी आती है। सवाल इसका नहीं है कि एग्जिट पोल में कितनी बताई गई और कितनी मिली। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में सवाल इस बात का है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार 5 साल चली थी, कल माननीय मोदी जी ने अपने संबोधन में दिल्ली में कहा कि मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, मैं बनारस का सांसद हूं। जिस प्रकार से उन्होंने सदैव 2014 से लेके आज तक उत्तर प्रदेश को अपना बताया, और माननीय योगी जी ने 17 से लेके 22 तक जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के तरक्की के सवाल पर, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेके, उत्तर प्रदेश के किसानों के खुशहाली को लेके काम किया, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने का काम किया, और गुंडा और माफियाओं पर जिस प्रकार से सख्त कार्रवाई की, उसको लेके जनता ने दोबारा योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो समर्थन व्यक्त किया, वो इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास बदला है 37 सालों बाद। जी, कोई भी सरकार बिल्कुल समीर जी, वो 37 साल बाद जो मिथक तोड़ा है, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बने। और समीर जी, नोएडा से कई इतिहास बने। पंकज सिंह ने भी किस तरीके से अपनी जो ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है। बने रहिए आप हमारे साथ रजनीश जी भी जुड़े। रजनीकांत जी, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, किस तरीके से अब जीत को लेकर के आप लोग भी पूरी तरीके से लगातार लगे हुए थे कि अपनी जीत को लेकर के अब पार्टी में भी मंथन चल रहा होगा कि चूक कहां पर रह गई आखिर? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बधाई दूंगा, जीत की बधाई दूंगा भारतीय जनता पार्टी के साथियों को, और मैं उत्तर प्रदेश के सारे जनमानस का भी आभार व्यक्त करूंगा। और जो परिणाम आए वो स्वीकार करना है और इस पर कोई मंथन नहीं। हाँ, हम क्यों पीछे रहे इस पर मंथन जरूर हो रहा है, लेकिन अभी आज के दिन ऐसा कुछ नहीं है। इस पे हम लोग अपना विचार बना रहे हैं। और हम लोग तो खैर सदन में थे नहीं, आरएलडी हमारी सदन में नहीं थी। मैं 8 विधायकों के साथ इस समय सदन में कुछ इस पर हो गया हूं कि मैं सदन में भी अपनी बात रख सकता हूं, समीर सिंह जी के साथ बैठ के सदन में भी बातें करने के लायक हो गया हूं। तो और अब आज का विषय ये नहीं है कि हम कुछ कहें और सुने। आज का विषय ये है कि सारे विधायकों को मैं बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और जनता का आभार व्यक्त करता हूं। और आगे की रणनीति समय आएगा,
होगी, राजनीति है, जीतने के लिए सभी चुनाव लड़ते हैं, हम भी लड़े और हमने भी अपने तरफ से कोई कोशिश नहीं छोड़ी। अब वो मुद्दे क्या रहे, किसको कौन पसंद आया, मैंने तो रोजगार पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, तमाम चीज़ों पर मैं मुद्दों पर मैं चुनाव लड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं लड़ा था जी। और वैसे तो हम 403 सीटों पर कहेंगे चुनाव लड़े थे, क्योंकि हम गठबंधन के साथ हैं और गठबंधन के साथ चुनाव लड़े हैं जी। तो आज समीर जी, आपने रजनीकांत जी की बात सुनी किस तरीके से। यही शायद लोकतंत्र की कितनी अच्छी खूबसूरत चीज होती है कि विपक्ष हैं लेकिन अब कुछ नहीं, अब मिलकर के काम करना है। समीर जी देखिए, और यही बात अभी देखिए आपके प्रदेश अध्यक्ष ने भी की अब विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, जनसेवक के रूप में काम करना है, एक जनता के सेवक के रूप में काम करना है, मिलकर के करेंगे काम। समीर जी नहीं, निश्चित रूप से आलोक जी देखिए, विपक्ष की भूमिका हमारे यहाँ कहा गया है दोहों में कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। हमेशा विपक्ष की भूमिका हमको, अगर कोई काम खराब हो रहा है तो उस पर इंगित करना है, उसको बताना है, लेकिन विपक्ष की भूमिका विध्वंस की नहीं होनी चाहिए, विपक्ष की भूमिका रचनात्मक होनी चाहिए। लेकिन पिछले दिनों जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी की भाषा और अखिलेश यादव जी के बोले गए बोल, चाहे वो प्रधानमंत्री जी के लिए रहे हो, मुख्यमंत्री जी के लिए रहे हो, भगवा के बारे में रहा हो, काशी विश्वनाथ के बारे में रहा हो, और देश के आजादी के दीवाने और आजादी के सिपाही सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से करने की रही हो, यह निश्चित रूप से इस उत्तर प्रदेश की जनता ऐसी भाषा को अस्वीकार की है, ऐसी भाषा को नकारी है। और ऐसे लोगों को सीख लेनी चाहिए कि जिन लोगों ने जिन्ना और पटेल को और गांधी को बराबर में खड़ा करने का काम किया, जिन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा को पार कर लिया, ऐसे लोगों को अब विकास की तरफ और तरक्की की तरफ देखना चाहिए और ये कहना चाहिए कि नहीं, हम सरकार में आएंगे तो 3 जिले को ही बिजली नहीं देंगे, 75 जिले को बिजली देंगे। चलिए समीर जी, अब थोड़ा आगे की बात कर ली जाए। वो चुनावी मुद्दे थे, अब आगे, क्योंकि अब बात विकास की होनी चाहिए, बात युवाओं के रोजगार की होनी चाहिए, अब बात थोड़ा आगे की कर रहे हैं। वो बहुत सारे, जब फर्स्ट फेज से लेकर के 7th फेज तक तमाम सारे मुद्दों को लेकर के बात की। समीर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, रजनीकांत जी भी बने हुए हैं हमारे साथ, और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत जी भी हमारे साथ जुड़ गए। हेमंत जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। जनता ने आखिरकार यह साबित कर दिया कि जनता ही जनार्दन होती है, वही जनता सत्ता के सिंहासन पर बैठा सकती है, तो सत्ता के सिंहासन से उतारने का भी मादा रखती है, मोहर लगा दी। हेमंत जी बिल्कुल सही है, और इसीलिए जनता यह भी देखती है कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, कौन सही कर रहा है, किसने गलत किया है। और तमाम ऐसे इशूज़ होते हैं, चूँकि इधर हमने देखा है कि 2-3 दशक का जो रिसेंट पास्ट की हिस्ट्री हम देखें तो पब्लिक अब रिएक्ट करने लगी है और पब्लिक महसूस करने लगी है कौन कैसा करता है, किसने कैसा किया है, किसने अपनी ज़ुबान में सुधार किया है, किसने अपने काम में सुधार किया, और उसके बाद वही ट्रांसलेशन होता है जो वोटों में तब्दील होता है। और वही ट्रांसलेशन हम कई वर्षों से देख रहे हैं, ख़ास तौर से पिछले 7-8 साल से ज़रूर देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की चीज़ें लोगों को अच्छी लग रही हैं, उन पर उनका विश्वास जमा है, उन्होंने जो कहा है उसको करने का प्रयास किया है या किया है, तो भारतीय जनता पार्टी को सर माथे बैठा रखा है। और जो नहीं करता है, जो नहीं सुधरता है, तो उसका वर्तमान और अतीत में उसका रिकॉर्ड, उसको भी जनता एनालाइज करती है, फिर वोट करती है। वही उत्तर प्रदेश में हुआ है और यही लोकतंत्र है। लेकिन आपने जो प्रश्न किया, उस प्रश्न के अंतर्निहित बहुत प्रश्न हैं। बिल्कुल बात करते हैं, भाषण करते हैं। मैं पिछले 25-30 वर्षों से देखता हूँ कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब सर्वदलीय बैठक होती है, जहाँ कानून बनता है, जहाँ स्कीम्स पर मोहर लगती है, जहाँ नीतियों पर मोहर लगती है, कार्यक्रमों पर मोहर लगती है, उस सर्वदलीय बैठक में लोग नहीं जाते हैं। आप कैसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं? कायदे की बात है, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों लोग बैठें, डिस्कस करें, सत्ता पक्ष को भी चाहिए बुलाएं, विपक्ष के लोगों को राय लें, तब शायद एक हम आदर्श स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। दुर्भाग्य है ऐसा नहीं होता। इसके बजाय उत्तर प्रदेश की विधानसभा में तो हमने डंडे, लाठी और माइक चलते देखे हैं। बिल्कुल, वो सबने देखा है कि किस तरीके से कागज की गोलियां तक किस भाषा का इस्तेमाल होता है जी, वो भी सबने देखी। समीर जी, कागज की गोलियां नहीं आलोक,
मैंने तो वहां रॉड चलते देखा, मुझे खुद एक रॉड लगा है, खून खच्चर होते देखा है जी, एक से एक गंदी शब्दावली का इस्तेमाल देखा है। ये खाली चुनावी भाषणों में नहीं, बिल्कुल चुनावी सर। रैलियों में नहीं, ये विधानसभा के भीतर देखा श्रीमान जी। यह परिपाटी, यह दशा जी, बदलने की जरूरत है, एक नए शुरुआत की जरूरत है। बिल्कुल एक नई, आपने बहुत कहेगा कि वही मैंने कहा शुरुआत में कि अब कुछ मैं आगे की बात करता हूं जो हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं समीर जी मैं आपके पास आ रहा हूं इस सवाल का जवाब लेकर के कि सामाजिक प्रतिमान थोड़े से बदलते नजर आ रहे हैं और अब जो भी कुछ हुआ मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आने वाले समय में एक बदली हुई तस्वीर नजर आएगी और सत्ता पक्ष की भी ये कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी है कि विपक्ष को साथ लेकर के चले। नहीं, देखिए आलोक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में स्वागत सभा में आए थे और जनता को और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक बड़ी जिम्मेदारी हमें मिली है। हम सब कार्यकर्ताओं को इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना है और आगे 2024 हो, 2024 के चुनाव को बड़े बहुमत, इससे भी बड़ी बहुमत के साथ हमें जीतना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा दिल्ली के अंदर कि जो लोग कल तक हमारे ऊपर आरोप लगाते थे, आज कम से कम वो ये कहेंगे कि साहब 2024 में बीजेपी बड़ी बहुमत के साथ देश के अंदर जीतेगी, क्योंकि 4 राज्य 4 कोने के थे और उन राज्यों में बड़ी बहुमत के साथ हम जीत रहे हैं। पंजाब को छोड़ देंगे तो आप देखिए, पिछले दिनों जिस बात को हम लोग चैनलों पर कहते थे, आपके भी चैनल पर कहते थे, तिवारी जी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबा अनुभव है तिवारी जी का, हेमंत जी का। आप देखिए 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2017 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा हुई, बड़ी बहुमत के साथ हम सरकार बनाए। तब समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन था। 2019 की लोकसभा में बसपा से गठबंधन किया समाजवादी पार्टी ने। तब भी लोग ये कहते थे कि साहब भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बहुमत मिला लोकसभा के चुनाव में। 2022 में भी समाजवादी पार्टी का गठबंधन लोकदल और तमाम छोटे दलों से हुआ और हम बड़ी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दोबारा सरकार बना रहे। हम पहले दिन से कह रहे थे कि सरकार के कामकाज के नाते जातियों की सीमा टूटी है। जो लोग तुष्टीकरण कर रहे थे, जो जातिवाद कर रहे थे, जो जातियों के नाम पर राजनीति कर रहे थे, परिवारवाद कर रहे थे, ऐसे लोगों को जनता ने नकारा है और जनता ने राष्ट्रवाद के समीर जी, आपने समाजवादी पार्टी की भी बात रख दी प्रवक्ता के तौर पर। मुझे आज मोदी जी के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से ये सवाल पूछना चाहिए था, लेकिन आपने भी उसका जवाब दे दिया। लेकिन आपने एक बात की थी, निंदक नियरे राखिए। अब यानी कि विपक्ष अगर है वो आपको वो समय समय पर आपको सचेत भी करता रहेगा, कहां पर कमी है उस चीज को भी आपको लगातार बताता रहेगा। रजनीश जी हमारे साथ है, रजनीकांत जी, अब सवाल ये कि समीर जी मैं आ रहा हूं, मुझे रजनीकांत जी से भी लेनी चीजें टिप्पणी, मैं आ रहा हूं। रजनीकांत जी, जब सवाल ये कि अब विपक्ष की अब भूमिका भी और ज्यादा अब अहम हो गई है, अब आप लोगों की बिल्कुल हो गई है और हम विपक्ष में बैठ के जो भी सामाजिक उत्थान के लिए, नौजवानों के लिए जो मुद्दे मेरे रहे हैं, मैं निश्चित सरकार से उस पर बात करूंगा। हाँ, और उन मुद्दों को उठाऊंगा, उन मुद्दों से मैं सहयोग चाहूंगा सरकार से कि उन मुद्दों पर काम करे। जी, निश्चित करूंगा, इसमें ये मेरा अधिकार है जी, और ये करना जरूरी है। चलिए, यही एक बहुत सार्थक बहस होती है। देखिए, रजनीकांत जी ने भी साफ तौर पर कहा मैं उन सार्थक मुद्दों को उठाऊंगा। तो आज आप इस डिबेट में समीर जी आश्वस्त करिए कि विपक्ष को पूरी तरीके से आश्वस्त करिए आज इस डिबेट में, ताकि लोग भी जाने कि एक सार्थक बहस चल रही है। आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी सदैव लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करती है और हम चाहते हैं दूसरे लोग भी उसका पालन करें। हम कभी भी विपक्ष को हमने नकारा नहीं है, कभी भी विपक्ष को हमने ये नहीं कहा है कि कभी हमारे नेताओं की भाषा विपक्ष के प्रति खराब नहीं रही है। लेकिन इतना जरूर मेरा निवेदन है, लोकदल के प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पता नहीं क्यों पहले से जान गए थे कि बुरी पराजय होने वाली है, इस नाते टीवी पर आना उन लोगों ने बंद कर दिया था। हो सकता है पराजय पूरी हो गई, अब आगे टीवी पर आए तो अपने विषय को रखेंगे, लेकिन भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया, भगवे के लिए किया,
ये सारी भाषाएं लोकतंत्र के लिए नहीं के समान है। इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और लोकदल के प्रवक्ता हैं, अखिलेश जी को सलाह देते होंगे, तो मेरा निवेदन है इनसे कि एक बार आप भी इस सलाह को दीजिएगा कि कम से कम लोकतांत्रिक मर्यादाओं का अखिलेश जी पालन करें। और जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो भाषा अच्छी नहीं है। पिछले दिनों काउंटिंग से पहले आरोप लगाना कि साहब ईवीएम खराब है, जब चुनाव हारते हैं तो आप ईवीएम का रोना रोते हैं। अरे मुझे तरस आता है अखिलेश जी, आपकी पार्टी और आपके नेता और आप कूड़े में ईवीएम खोज रहे थे। उत्तर प्रदेश की जनता का जनादेश कूड़े के ढेर में नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश की जनता का जनादेश जनता की नजरों में मिलता है, गांवों में मिलता है, विकास में मिलता है, तरक्की में मिलता है, कूड़े के ढेर में नहीं मिलता। जिस प्रकार की गुंडागर्दी 2 दिनों तक समाजवादी पार्टी के लोगों ने निर्वाचन आयोग के, चलिए, जो आप तमाम सारे सवाल उठा रहे हैं रजनीकांत जी, मैं चाहूंगा इन सवालों का जवाब जरा आप दीजिए। रजनीकांत जी सुनिए। अब समीर जी देखिए, भाषा की मर्यादा पे तो सबको संयम बरतने की जरूरत है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि भाषा एक ही तरफ से बोली गई, भाषा दोनों तरफ से बोली गई और बहुत सारी बातें, लेकिन मैं उस पर आज कोई बहस नहीं करूंगा। लेकिन ये मैं जरूर, मैं अगर आपने मुझे सुझाव दिया कि मैं अखिलेश जी से कहूं, तो आपको सुझाव देता हूं आप भी अपने लोगों से कहें कि भाषा पे मर्यादित रहें, सभी लोग मर्यादित रहें, भाषा का मर्यादा होना चाहिए। दूसरी चीज, अभी आपने कहा ईवीएम पे सवाल, तो किसी ने ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया, ईवीएम के रख रखाव पे सवाल उठाया, ईवीएम का इधर उधर जाने पे सवाल उठाया, उसके तरीके पर सवाल उठाया। हमने, किसी ने ये नहीं कहा कि ईवीएम में बेईमानी हुई, ईवीएम में हम इसलिए हार गए कि ईवीएम की वजह से मैं हार गया। कहां से क्या कोई बयान आया, जरा मुझे बता दीजिए। रिजल्ट आए बहुत देर हो गया, 4 घंटे हो गए, रात में 12 रिजल्ट आ गया था, किसने कहा, जरा बताइए। मेरी तरफ से क्या कोई इस तरह का प्रश्न आया कि मैंने ईवीएम पर सवाल उठाया? नहीं, मैं तो बहुत जीत रहा था और नहीं जीत पाया। ईवीएम के रख रखाव थोड़ा और आगे की ओर बढ़े तो ज्यादा बेहतर होगा। समीर जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार हेमंत जी से मैं कुछ अब आगे, लगातार मैं बात कर रहा हूं, पत्रकारिता का लंबा चौड़ा अनुभव है, तो मैं अब थोड़ा आगे की बात कर रहा हूं। सर, बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि 24/7, ये बहुत अहम सवाल मैं आपसे कर रहा हूं हेमंत जी, कि अब देखिए अभी 4 राज्यों में जीत मिली और अब आज ही देखिए गुजरात दौरा, गुजरात में भी इस साल के आखिरी में चुनाव है, तो वहां पर भी अब तैयारियां शुरू हो गई। इसीलिए नहीं कहा जाता है कि 24/7। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सवाल है। मेरे एक अनुजवत मित्र हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, जाने माने पत्रकार हैं, वो अक्सर मुझसे कहते हैं, खुद लिखते भी हैं, हम बातचीत में कहते हैं, आशीष मिश्रा, वो कहते हैं कि साहब ऐसा है कि ये चुनाव और राजनीति ऐसा विषय है जिसके लिए दीर्घकालिक पाठ्यक्रम में निरंतरता के साथ अध्ययन आवश्यक है, जिसके लिए नियमित रूप से विद्यालय जाना आवश्यक है। और यह बात मैं उत्तर प्रदेश की आज की जो परिस्थिति है उस पर लागू होते देखता हूँ। नरेंद्र मोदी का आपने उदाहरण दिया, कल रात तक उन्होंने मीटिंग की, भाजपा दफ्तर आए, संसदीय दल की बैठक में गए, सारी बात हुई। आज सवेरे बहुत बड़ा शोक कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में जबरदस्त वापसी के बाद अब उनको अपना गृह राज्य जो है उसकी रणनीति तैयार करनी है, जहां बहुविधि प्रयोग उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। दूसरी ओर क्या है, अखिलेश यादव का जिक्र हुआ तो जरूर करना होगा इस विषय पर, क्योंकि आपके सवाल से जुड़ा मसला है। तो ऐसा है कि साहब देखिए, ये जो गेस्ट पेपर होता है या कुंजी होती है, गेस्ट पेपर समझ रहे हैं जी, हम लोग इम्तहान देते हैं हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का, तो गेस्ट पेपर से पढ़ करके आप टॉप नहीं कर सकते, इसकी गारंटी नहीं है कि सारे सवाल मिल जाएं और आप चैंपियन हो जाएं, आप टॉप हो जाएं। आपके फ्लॉप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अखिलेश यादव ने क्या किया? अखिलेश यादव ने 5 साल उनको जो कुछ करना चाहिए था ज़मीन पे उतर करके, कम से कम कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिस मंत्र से 24/7 × 365 मतलब 24 घंटे, पूरे हफ्ते, पूरे साल लगातार जो भाजपा करती है, इसी को सीख लिए होते तो शायद 2017 की करारी हार के बाद, जो समाजवादी पार्टी की स्थापना के बाद की सबसे खराब पराजय थी, उसके बाद उन्होंने ज़मीन तलाशना शुरू किया होता, ज़मीन पे जाना शुरू किया होता। आप मुझे खुद याद करके बताइए आलोक, या कोई बताए
कि 2017 में 47 सीट पर गिरने के बाद अखिलेश यादव कितनी बार किस इशू पर जन आंदोलन में सड़क पे आए, कहाँ निकले, कोरोना काल में कहाँ थे, बहुत दुष्काल था इस देश का, इस प्रदेश का। तो ये सब चीज जनता देखती है। वही मैंने कहा शॉर्टकट नहीं चलेगा, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरा उपस्थिति, आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए, क्या माहौल है वो पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। तो ये दोनों ध्रुव अलग अलग अप्रोच से चले और अलग अलग अप्रोच से चले तो अलग तरीके का नतीजा आपके सामने है। बिल्कुल। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के जितने स्टालवार्ड्स हैं, जितने बड़े चेहरे हैं, वो एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में पसीना बहा रहे थे। अखिलेश जी की मजबूरी थी, अकेले स्टार, अकेले प्रचारक, 100 के बाद अगला नंबर 9। यही तो पूछता हूँ, अखिलेश यादव की रैलियों में विजय यात्राओं की भीड़ आपने देखी, बहुत भीड़ होती थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद उनके जो नंबर 2 के नेता फिलहाल जो दिखे, नरेश उत्तम पटेल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय पार्टी के, उनकी कितनी तस्वीरें आपने देखी, कोई एक फोटो दिखा दीजिए जी। तो ये प्लानिंग होती है। बिल्कुल, उस प्लानिंग में कहां पर कमी रह गई, कहां पर चूक, जिसमें आपको चूक रह गई, लगातार लगे होना आता है। जी, भाजपा ने प्रूव किया है, आप फेल कर गए, आप कुंजी और वही गेस्ट पेपर वाले में आ गए। जी चलिए, कहते भी लिटिल नॉलेज इज डेंजर नॉलेज, लेकिन सवाल यह है कि किसने कितना काम किया, और बड़ी बात कि किसने एक जनसेवक के रूप में काम किया, और सबसे बड़ी बात वो काम जनता ने कितना सराहा। रजनीकांत जी, कुल मिलाकर के जैसा कि हेमंत जी ने भी कहा साफ तौर पर कि कमी रह गई है कहां पर, लेकिन अब उसकी भरपाई भी होगी। एक कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से एक मॉनिटरिंग अब होगी पूरी तरीके से, और वो काम जो छूट गए थे वो अब पूरे करे जाएंगे विपक्ष के तौर पर कहीं ना कहीं। देखिए, निश्चित है आदमी कहीं चूकता है तो उस पर तो सीखने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। और कम से कम कुछ वरिष्ठ लोगों की बातों पर तो मंथन करना ही चाहिए, जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो पत्रकारिता से जुड़े हैं। निश्चित है, मैं तो आपकी बात से सहमत हूं कि अगर कुछ कमी है, ऐसा मेरे साथ तो नहीं रहा, लेकिन ये कि अगर किसी से हुई होगी तो जरूर सुन रहा होगा, टीवी आपका देख रहा होगा। लेकिन मेरे दल में मैंने तो जो मुझे काम करना था मैंने किया, बड़ी मेहनत किया। जहां पे मैं चुनाव लड़ा वहां बहुत दौड़ा, बहुत कुछ किया, लेकिन अब जनता को क्या पसंद आया, मैं जनता का आभारी आज व्यक्त करूंगा। पार्टी में तो एनालिसिस चली रही होगी, मंथन चल भी रहा होगा, आपकी अपनी सेल्फ एनालिसिस क्या कुछ कहती, कहां पर कमी रह गई, किन मुद्दों को आपने आज मैं इस पर आपको कुछ कह नहीं पाऊंगा, इसलिए नहीं कह पाऊंगा कि आज पार्टी की बात नहीं की मैंने, इसीलिए सेल्फ एनालिसिस। आलोक जी आलोक, एक सवाल मैं आरएलडी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं। हाँ सर। अमित शाह ने चुनाव के दौरान कहा था कि जयंत चौधरी जब चाहें ये भी उनका घर है, आ सकते हैं। अब चुनाव परिणाम आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी को बम्पर मैंडेट मिला है, थम्पिंग मेजॉरिटी मिली है, लेकिन अगर अमित शाह अपने ऑफर पे कायम रहते हैं या ऑफर दोबारा देते हैं, तब आरएलडी की क्या स्टेटस होगी? प्रवक्ता है पार्टी की, मैंने कहा कि सवाल थोड़ा सा। देखिए, अभी तो हम लोगों का इस तरह की ना कोई विचारधारा है। अभी हम अपनी पार्टी को, मैं तो बढ़ा हूं, मेरी पार्टी बढ़ी है और मैं इसको आगे ले जाने के लिए मेहनत करूंगा। अब उसमें मुझे, अभी मेरा गठबंधन है, मैं गठबंधन से बाहर तो नहीं हूं। मैं बार बार बोलता रहा कि मैं 403 सीटों पर चुनाव, अखिलेश जी का अगर कहीं कुछ हो है तो मैं अपने ऊपर भी लेता हूं कि उसमें मैं भी हूं। और अभी इस तरह की कोई चर्चा और इस तरह का जवाब मैं तिवारी जी को देने के पोजीशन में नहीं हूं, और नहीं ये कहीं मेरे पार्टी के मन में है। हेमंत जी, विपक्ष अभी इस बात से खुश है कि अभी उसका वोट प्रतिशत कहीं ना कहीं बढ़ा है। श्रीमान जी, मैं यही तो बात कहता हूं, वोट प्रतिशत क्या बंगाल में भाजपा का नहीं बढ़ा था? शायद उतना ज्यादा गुना कामयाबी लोकतंत्र में जो समाजवादी पार्टी पिछले दिनों सरकार में थी और जो समाजवादी पार्टी सरकार बनाने की बात कर रही थी, आज वो कहां खड़ी है? 125 सर, अभी समाजवादी पार्टी के और अखिलेश की बात करिए, अभी आप करिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरा सवाल समीर जी से है। समीर जी, अब अभी क्या लगता है कि पिछले क्या कुछ मुद्दे ऐसे छूट गए जो अब आपका आगे का विजन है, जो जनता जाननी चाहती है? एज बीइंग जर्नलिस्ट मेरा आपसे सवाल सर। देखिए आलोक जी, निश्चित रूप से जो काम हमारे प्रारंभ हुए थे विकास के, कानून व्यवस्था के, रोजगार के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में,
और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बढ़ाना, रोजगार सृजन का काम करना और कानून व्यवस्था का राज जो स्थापित था उसे और आगे बढ़ाना। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन पर सरकार काम कर रही थी। माननीय योगी जी ने जो हेमंत जी कह रहे थे कि 24 घंटे 365 दिन सुबह से लेकर रात तक उन्होंने काम किया था, इस नाते आज हम इस स्थिति में खड़े हैं। माननीय मोदी जी सवेरे से लेकर रात तक और 24 घंटे 365 दिन काम करते हैं। अभी उन्होंने उदाहरण भी दिया कि मोदी जी रात को बैठक करके और आज अहमदाबाद में रोड शो कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व परिश्रम करता है, हमारे संगठन का नेतृत्व परिश्रम करता है। कोरोना काल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे संगठन महामंत्री ने जो रचना बनाई, सेवा ही संगठन है, उसको लेके हम नीचे तक गए। जब दूसरे राजनीतिक दलों के लोग नेता अपने घरों में सो रहे थे तो हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर पानी और भोजन पैकेट बांट रहे थे, गरीबों के पैरों में चप्पल दे रहे थे, उनको घरों तक पहुंचा रहे थे। देखिए आलोक जी, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश विकास के साथ जा रहा है, तरक्की के साथ जा रहा है, सुशासन के साथ जा रहा है। माफिया और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई को उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकारा है। आप देखिए, लोग अपने सरों पर डमी बुलडोजर लगा के फोटो खिंचा रहे हैं, बुलडोजर सड़कों पर लोग लेके घूम रहे हैं। और समाजवादी पार्टी क्या कर रही थी, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी, बहुजन समाजवादी पार्टी, अन्य दलों को भी अब कहीं ना कहीं जो नतीजे आए हैं उनको वाकई में कहीं ना कहीं मंथन करने की जरूरत है। आ रहा हूं हेमंत जी, कुल मिलाकर के जब कहा जाता है जो बीजेपी को जिस तरीके से जीत मिली है, लेकिन कुछ बड़े चेहरे थे, बड़े नाम थे और साफ तौर पर जो कहा जाता है कि बीजेपी कहती है मेरा बूथ सबसे मजबूत, और इसका सीधा तौर पर फायदा मिला लोगों की तक, उनकी जो योजनाएं थी वो कम से कम पहुंची। देखिए उस पर बात करेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात अभी चूंकि समीर सिंह भाजपा प्रवक्ता ने भी कही और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी ये बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री तक ने बात कही, लेकिन मैं मिसाल उत्तर प्रदेश की हमेशा देता हूँ, ध्यान रखिएगा। जाति के बंधन से उत्तर प्रदेश की राजनीति मुक्त नहीं हो सकती। बात भले नकारात्मक हो, लेकिन मैं इस पर दृढ़ हूँ, ये मेरा अपना तजुर्बा है। और ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री से बड़ा चेहरा इस देश में किसी पॉलिटिको का नहीं है। उनके चेहरे की चमक स्थापित हुई है फिर से एक बार, लगातार 4 बार बम्पर मैंडेट पाना मामूली बात नहीं होती। और मेरा आज भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़ा चेहरा किसी चुनाव में आगे होता है वो नरेंद्र मोदी को होता है। नरेंद्र मोदी जी, आपको याद होगा कि आखिरी 2 दिन काशी में रुक करके उन्होंने प्रचार किया। आमतौर पिछले 3 चुनाव करते रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो आसपास के जिले हैं वहाँ बड़ा अच्छा असर होता है और भारतीय जनता पार्टी की 1 हफ्ते पहले जो खराब स्थिति मानी जाती है वो बदल जाती है, ये प्रूव हुई है। और इसका सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है कि बनारस की 3 सीटों पर भाजपा की हार की टिप्पणियां हो रही थी, प्रेडिक्शन हो रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी के जाने से वो नीलकंठ तिवारी जीत गए, जिनके खिलाफ इक्वेशंस खराब थे, जिनके एरोगेंस की चर्चा थी। और वो ऐसी सीट है वाराणसी दक्षिण, जहां स्वयं बाबा विश्वनाथ का दरबार आता है, काशी कॉरिडोर आता है। पर सुनिएगा एक बड़ी चीज, उसी के बगल में गाजीपुर जिला है, प्रधानमंत्री वहां भी गए थे। गाजीपुर जिले में 7 में 7 सीट भाजपा हार गई। मनोज सिन्हा वहां से आते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। संजोग की बात थी कि चुनाव के दौरान 1 हफ्ते अपनी निजी यात्रा पर इसी इलाके में थे। वहां से थोड़ा आगे बढ़िए, आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद थी कि बढ़िया चुनाव लड़े, कुछ जगह अच्छे वोट मिले, खाता नहीं खुला। एक और जिला जो जातीय राजनीति के प्रभाव क्षेत्र का स्थापित जिला है, वो जिला है अम्बेडकर नगर। एक ज़माने में मायावती गढ़ हुआ करता था, मायावती खुद वहाँ चुनाव लड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला। क्यों नहीं खुला? एकमात्र कारण है कि वहाँ कास्टिफिकेशन इस तरीके के बन गए कि भारतीय जनता पार्टी अपने अच्छे कामों के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी जिसकी इस चुनाव में सबसे बड़ी कामयाबी मैं मानता हूं कि पहली बार सबसे ज़्यादा दलित वोट उसने अपने पक्ष में शिफ्ट किए हैं। ये भारत की राजनीति का, उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बहुत बड़ा पड़ाव है, बहुत बड़ा टर्न है। उसके बावजूद इन जिलों में, और जौनपुर जैसा जिला
बिल्कुल जौनपुर सटा हुआ है बनारस से, बनारस मंडल का जिला है जी। बमुश्किल तमाम वहाँ 2 सीटें आपने भाजपा ने जीती, 2 सहयोगी दल जी जीती। बिल्कुल। तो पश्चिम से जाति आते का आते असर चुनाव तो जब है, आप तक जातीय हेमंत जी, जैसा बंधन कि से- आपने भी बताया कि पश्चिम से जो चुनावी रेल एक्सप्रेस शुरू हुई वो पूरब तक पहुंची और 7वें चरण तक आते आते किस तरीके से पूरी ताकत झोंकती। देश के प्रधानमंत्री वहां पर 3 दिन पूरी तरीके से रहे। काशी कॉरिडोर का भी किस तरीके से वहां पे गए, विश्वनाथ के भी दर्शन किए, उसकी भी तस्वीर साफ तौर पर सामने आई। हेमंत जी ने अभी एक सवाल किया, आप बात कर रहे थे तुलनात्मक अध्ययन। मैं रजनीकांत जी, मैं जरा आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से अगर गाजीपुर की बात की जाती है, अगर पूर्वांचल के क्षेत्र की अगर बात की जाती है, मैं फर्स्ट फेज की बात करूं, जब 10 फरवरी को पहला हुआ, जब 53 सीटों को लेकर के अगर फर्स्ट फेज की भी बात करें तो बीजेपी वहां पर लगभग 47 सीटें उसने हासिल की है। कहा जा रहा था कि किसानों की नाराजगी है, ये जाट लैंड है, यहां पर तो किसानों का आपका पूरी तरीके से वर्चस्व रहेगा। वहां पर भी आखिर सीटें नहीं आ पाई, जबकि उम्मीद थी। देखिए, हाँ इस पे हम लोगों का मंथन चल रहा है कि गया कहाँ, बात बनी क्यों नहीं जी। क्योंकि किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन था, भाजपा के लोग गांव में घुस नहीं पा रहे थे। इस तरह के आप लोगों ने ही तस्वीरें दिखाई, हम लोगों ने उसको नहीं वायरल किया था, आप मीडिया की तरफ से ही आई जी जी। और सारी चीजें थी। कहीं ना कहीं कोई बात तो है कि जनता ने वोट दिया तभी भाजपा ने जीता। मैं कोई ईवीएम पे सवाल नहीं उठाता और न मैं इसका पक्षधर हूं, न मेरे नेता ने उस पर सवाल उठाया। मैं जयंत चौधरी ने भी ये नहीं कहा कि ये भी में बेईमानी करके हमको हरा दिया गया। ऐसा हमारी तरफ से कोई ऑप्शन नहीं। मैंने कहा कि ईवीएम के रख रखाव पर हमने सवाल उठाया, हमने बैलेट पेपर्स के रख रखाव पर सवाल उठाए। और मैंने उस दिन मैं डिबेट पे बैठा था, समीर सिंह जी मेरे छोटे भाई हैं और मेरे ही जिले से आते हैं, मेरे ही गांव के बगल के हैं। मैं इनसे भी रिक्वेस्ट किया था कि आपको भी उठाना चाहिए ये सवाल, तो आपको भी उठाना चाहिए कि इस तरह से चूक क्यों हुई। अगर यहां मैं गलत हूं तो गलत हूं तो, लेकिन ये है कि मेरा मंथन होगा, हम देखेंगे कि हम कहां चूके। आज मेरा इस पे कुछ बहस करना, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मैं इसको उचित नहीं समझता हूं। आज मैं अपने विधायकों को, जो जीते हुए विधायकों को, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। ये समय आएगा, हम फिर समीर सिंह जी के बिल्कुल, अभी बैठेंगे बहुत वक्त और है सवाल उठाऊंगा का। और इनसे कहूंगा और इनसे मेरी बातें होंगी। जी समीर जी, देखिए एक बड़े भाई का छोटे भाई के लिए पूरे तरीके से एक आशीर्वाद भी है और उन्होंने कहा कि अभी बातचीत का सिलसिला जारी भी रहेगा। देखिए ये मैं बराबर कह रहा हूं कि लोकतंत्र की शायद यही खूबसूरती है। जी समीर जी। देखिए आलोक जी, बात सदैव रही है और बात होती भी रही है और लोकतंत्र की मर्यादा में सर्वदलीय बैठकें भी होती हैं, लोगों का मिलना जुलना भी होता है और संवाद होते रहना चाहिए। संवाद बंद नहीं होना चाहिए, ये हम भी वकालत करते हैं। रजनीकांत जी ने जो बात कहा, हमने कभी ये नहीं कहा कि साहब आप सवाल मत उठाइए। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संस्था है, उसके नेतृत्व में चुनाव हो रहा था, हम भी लड़ रहे थे, आप भी लड़ रहे थे। बार-बार ईवीएम की बात आ रही थी, इसमें मैं कह रहा हूं कि मैंने ईवीएम पर हमने तो हार को स्वीकार किया, हमने तो उसको स्वीकार किया। हमने कहा कि ईवीएम से हम हार गए, तो शिकायत ये मत कहिए आप इसको बार-बार कहते हैं कि ईवीएम पर दोष लगाना, ये मत। हम भी उस बात को कहते हैं, हमको इसको भी कठिनाई होगी। ईवीएम पर हमने दोष लगाया और ईवीएम से काउंटिंग के एक दिन पहले अखिलेश यादव ने जिस तरह से एक दिन पहले काउंटिंग के एक दिन पहले जिस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया ईवीएम को लेके, कोई माहौल नहीं और बना। ईवीएम की भाई वो कह रहे कोई माहौल नहीं बनाया, तो सच्चाई अंडर थी। प्रेशर में आ जिस गए प्रकार क्या? का जिसको जिस हमने प्रकार की उठाया वो भाषा सच्चाई थी, लोगों को उसको हमने दंगा जनता के कराने बीच में का, ले जाने की लोगों कोशिश को की। उकसाने का, लोगों नो, को आप गलत कह लड़ाने रहे हैं। देने का आप गलत जो कह रहे हैं। उन्होंने अपील की, हमने उसको वो- जनता को वो दिखाने बहुत के ही लिए निंदनीय था, किया उसको नहीं कि कर भाई जनता जाने कि ये क्या हो रही है, बस। जी मैंने कभी उसको ये नहीं कहा आलोक, कि आप, अरे वही तो मैं कह रहा तो हूँ क्यों नहीं करूंगा कि क्यों नहीं करूंगा? तो समाजवादी आपसे भी कहा पार्टी था कि को आप भी नहीं करो। पता कि कूड़े में ईवीएम नहीं रहता है। कूड़े में तो बैलेट पेपर जो रहता है, वीडियो आया वही मैं बता रहा हूँ, कूड़े में बैलेट पेपर भी ईवीएम नहीं थोड़ा रहता, रहता लेखपाल है। के पास बैलेट पेपर भी नहीं दुबे जी, रहता। कूड़े में ईवीएम अरे वो नहीं प्रकरण रहता है। निकल चुका है। वो खत्म हो चुका, कूड़े उसको में बहस कहाँ में ईवीएम चलिए करें। चलिए, कहाँ ये ईवीएम हेमंत कहाँ जी को ईवीएम मैं बराबर कूड़े कह रहा हूं में कि नहीं अब थोड़ा मिलता है। आगे की हम लोग बात और करें तो ईवीएम बेहतर का होगा। देश को जनता के बीच में हेमंत मिलता है। तिवारी जी, मैं आपके ईवीएम पास का आ रहा सवाल हूं, आप ही मैं उठाते बराबर बंद कह रहा करो। हूं कि भाई अब हम थोड़ा आगे की बात आप करें, अब ईवीएम का आगे नाम नई लेना सरकार बंद में करो, कौन चुनाव मंत्री जीत गए, होगा, आप क्यों किसको बात लेकर करते के हैं पदों को ईवीएम की लेकर के, विभागों को लेकर, अब उसमें मंथन होगा तो कहीं बेहतर होगा। हेमंत सर, नहीं, अभी एक शब्द आया अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर से मुझे एक बात याद आ गई। देखिए, भाजपा को इस पूरे चुनाव के दौरान मैंने 2 बार अंडर प्रेशर होते देखा, मात्र 2 बार, जबकि भाजपा विशुद्ध रणनीति से चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी को अंदाजा था
कि 360 प्लस सीटें आ रही है। मैं बता रहा हूं आपको, अच्छा, कैलकुलेशन था। और यही आकलन मेरा भी होता था पहले चरण से। कारण बता दूं कब अंडर प्रेशर हुए। एक तो जब योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के 3 गैर यादव ओबीसी चेहरे एकदम से जब वो निकले तो भाजपा अंडर प्रेशर हुई। और उसके अंडर प्रेशर होने का फायदा कई ऐसे नाकारा प्रकार के विधायकों को मिल गया जिनके टिकट कटने तय थे, उनके टिकट कटे नहीं। और हालांकि ये भी मामला डिफ्यूज हो गया। जो लोग गए थे, आप उनकी आज की स्थिति देख लीजिए। मतलब माया को छोड़ के आए थे, इसके पहले मायावती पार्टी में थे, और राम की पार्टी में ठीक ठाक अच्छे स्टेब्लिश थे, तो माया और राम दोनों छोड़ दिया, किनारे चले गए। आज उनकी क्या स्थिति है? स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी चुनाव हार गए, और ये दारा सिंह चौहान बमुश्किल तमाम जीते हैं, लेकिन अंडर प्रेशर तो कर दिया था। दूसरी एक बड़ी बात, पूरे चुनाव की सुनिएगा, ऐसा नहीं है। इस देश की राजनीति का सबसे चमकदार चेहरा, इसको हम अंडर प्रेशर नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी रणनीति थी। क्या वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो केंद्रीय कृषि कानून थे उनको वापस लेना पड़ा, और कहना पड़ा कि हम लोगों को समझा नहीं पाए। ये बहुत बड़ी बिल्कुल, इसका भी काफी इम्पैक्ट रहा। इस पर भी हम किसी दिन मंथन करेंगे। जी दो बातें, जी सर, दो बातें, ठीक है, चलिए। एक दूसरा और विषय है। हाँ, प्रधानमंत्री जब उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के प्रचार में आकर के कहते हैं कि ये जो आवारा और निराश्रित जानवरों वाला विषय है, 10 मार्च के बाद हम इसका समाधान करेंगे। बिल्कुल, तो ये तमाम सारे ऐसे फैक्टर है। बड़े डिसीजंस ने और इस तरह से करने ने दोनों मेजर इश्यूज जो डिफ्यूज कर दिए, जो एंटी इनकम्बेंसी के बड़े। बिल्कुल, ये ऐसे अहम मुद्दे थे वाकई में जिनको जनता ने कहीं ना कहीं बड़े रूप में लिया पूरी तरीके से। समीर जी, एक बात बताइए, जब अभी अंडर प्रेशर की बात आ रही थी, हेमंत जी बखूबी समझा रहे थे, तो आप मुस्कुरा इतना क्यों रहे थे? क्या वाकई में थे? अब दिल से सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए आलोक जी, अंडर प्रेशर और प्रेशर राजनीति के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है। हेमंत जी को लग रहा है तो हम उसको नकार भी नहीं सकते इस नाते कि हेमंत जी अनुभवी आदमी है, लेकिन इतना जरूर है आलोक जी कि लोकतंत्र में जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है उसको थोड़ा पारदर्शिता बरतनी चाहिए। इन्होंने 2 नामों का उल्लेख किया, दारा सिंह चौहान का और स्वामी प्रसाद मौर्य का। स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे दल के अंदर आए, हमने उनका स्वागत किया, उनको पार्टी में लिया, उनको विधायक बनाया, उनको मंत्री बनाया, उनके बेटे को भी टिकट दिया था, हार गए थे, उनकी बेटी को हमने बदायूं से सांसद बनाया। अच्छा, आप हमारे पार्टी के नेता थे। दारा सिंह चौहान को हम पार्टी में लिए, और पार्टी में लेने के बाद दारा सिंह चौहान को हमने पिछड़े मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, हमने उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, हमने 2 विभाग का मंत्री बनाया, वन और पर्यावरण का मंत्री बनाया। हम तो उनको ये मान के आगे बढ़ा रहे थे कि वो हमारी विचारधारा, हमारी पार्टी और हमारे साथ जुड़ के जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है, बड़ी बात है कि पार्टी मौका दे सकती है, सांसद या विधायक जनता बनाती है अपना एक वोट दे करके। उनकी भाषा, जी ठीक है, उनकी भाषा जनता ने उनको जवाब दिया, लेकिन फिलहाल उन्होंने भी ट्वीट किया कि वो भी जनसेवक के रूप में सेवा करते रहेंगे, एक चुनाव ही तो हारे। एक फाइनल कमेंट में रजनीकांत जी आपसे भी चाहूंगा कि कुल मिलाकर के अब आगे किस तरीके से मुद्दों को आप उठाएंगे? देखिए, इसकी रणनीति बनेगी, हम लोग इस पर मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग करेंगे, और हमारे नेता भी लखनऊ आने वाले हैं, आप लोगों को ही पता चलेगा, और इस पर आगे की क्या रणनीति होगी इस पर विचार बनेगा जी। और हम फिर आपको इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा कि मैं क्या इस पे रणनीति। चलिए, बिल्कुल, अभी पार्टी में जब मंथन चलेगा जो चीजें आएंगी वो मैं आपसे अगली डिबेट में भी फिर से शेयर करूंगा। बस जल्दी से एक हेमंत जी, आज की डिबेट का एक फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। मिलाकर के जो एक महानायक के रूप में योगी जी साहब ने उभर करके आए हैं, एक तस्वीर आपसे, बस फाइनल कमेंट जी। मैं योगी जी चैंपियन थे, चैंपियन बन गए। आगे की राजनीति में, भाजपा की राजनीति में उनका कद निश्चित रूप से बढ़ा। लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ जल्दी से जी, कि देखिए इश्यूज कहाँ इश्यूज बन पाते हैं। हाथरस कांड की जो पीड़िता थी उसकी माता जी कितने वोट मिले कांग्रेस पार्टी से, किसी को याद है? शायद 500-600 वोट मिले हैं। जी जी, और वह लखीमपुर खीरी जहां इतना दर्दनाक हादसा हुआ था, किसान कुचले गए थे, वहां लखीमपुर खीरी, और वहां सबसे ज्यादा मुखर होकर के कांग्रेस ने पॉलिटिक्स की हाथरस,
और वहाँ और खुद गई प्रियंका गांधी, वहाँ की हर सीट पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। तो इस तरह के जो इशू दिखते हैं वास्तव में इशू बन नहीं पाते जी। हैं, और परिणाम उसके संकेतक नहीं बल्कि उसकी पुष्टि करते हैं, उसके प्रमाण होते हैं। बिल्कुल, कभी कभी वाकई में जो तस्वीर धरातल पर नजर आती है लेकिन उसका असर कुछ और ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी हमसे बात करने के लिए। समीर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। रजनीकांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अब जिस तरीके से अगर बात करें तो नई सरकार के गठन को लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। अब इंतजार करना होगा कि अब मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, लेकिन हम पूरे यकीन के साथ अपने दर्शकों से कह सकते हैं, पूरे सत्य और तथ्य के साथ हर खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।